हेलो लर्नर्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब इस एक टॉपिक को मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा सो दैट जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको सिर्फ प्रपोजल पढ़ना है तो आप एक वीडियो को रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर आई विल आल्सो कवर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर प्रपोजल को अगर डिस्टिंग्विश करना है दूसरे सिमिलर लुकिंग ऑफर्स में से तो वो उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। एक्सेप्टेंस के लिए एक अलग वीडियो बना के उसके एसेंशियल्स उसमें समझा दूंगा। और ये सब चीजें क्या है, ये करने से आपको एग्जाम के लिए इजी हो जाएगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि कंटिन्यूसली एक वीडियो 30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो देखना शायद आपके लिए बोरिंग हो जाए। तो आई विल ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है। तो पर टॉपिक पूरा एक ही है। ये जो आगे के जो 2-3 वीडियोस जो भी आएंगे दे कवर ओनली वन टॉपिक विच इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रपोजल से। प्रपोजल जैसे मैंने पहले भी कहा इसे ऑफर भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है। वही हमारा कलर कोडेड फॉर्मूला। चलिए ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को पार्ट्स में एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। तो देखिए जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का बोला था, अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। उसी तरह से प्रपोजल की डेफिनेशन को भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको एसेंशियल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात क्या हो रही है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को। तो सबसे पहला एसेंशियल कंडीशन तो ये आ गया कि एक से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। देयर शुड बी मोर देन वन पर्सन, क्योंकि अगर आप अपने आप से कुछ डिसाइड कर रहे हैं इट इज नॉट अ प्रपोजल। देयर शुड बी अनदर पर्सन जिसको आप सिग्निफाई करते हो, जिसको आप कम्युनिकेट करते हो। क्या करते हो? हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब कि अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई या तो मैं आपके घर पे आके तबला बजाता हूं तो उसके बदले में आप मुझे 10,000 रुपए देंगे, तो आप विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं। या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, अभी यही उल्टा, कि अगर एक व्यक्ति अपने नेबर को बोलता है कि भाई मुझे रात को सोने दिया कर, रात को प्लीज तू तबला मत बजा, उसके बदले में मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, ये करके तो यू आर स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो इज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्यों? ये हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, मतलब हम दूसरे की रजामंदी चाहते हैं, हम खाली हवा में बात नहीं कर रहे हैं। वी वांट दिस प्रपोजल टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, जो भी है हमें बताइए। टू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ओके। ये हमने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में इसको पढ़ा था डेफिनेशन को, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको और खींचूंगा नहीं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जताता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इस इरादे से कि भाई वो या तो उसे हाँ बोले, और अगर हाँ नहीं बोलना चाहता है तो क्लियर कट रिजेक्ट करे सो दैट ही कैन मूव ऑन। फॉर सच एक्ट एंड एब्सटिनेंस इट इज सेड टू बी अ प्रपोजल। नाउ प्रपोजल जो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप। क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप रिवाइंड करें, हमने रिफ्रेशर में जो देखा था, कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या आता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से पहले क्या आता है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जब होता है तो प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस के अंदर जब आप कंसीडरेशन डालते हो तो आपका एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज प्रपोजल। इवन आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2A सबसे पहले ये आता है। प्रपोजल और ऑफर कभी भी इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शब्द है, ऑफर इंग्लिश लॉ का शब्द है। मैंने अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में देखा है कि कुछ पेपर सेटर्स प्रपोजल यूज करते हैं, कुछ पेपर सेटर्स ऑफर यूज करते हैं। दोनों जगह पे आपको सेम चीज लिखनी है। इवन आपके अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा हो डिफाइन ऑफर, तो आपको ये ही डेफिनेशन लिखनी है, ऑफर की कोई नई डेफिनेशन नहीं है। देन इसमें जो पार्टीज होती है वो पार्टीज को प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बोलते हैं। तो अगर प्रॉमिसर की डेफिनेशन पूछी जाए तो पर्सन हु मेक्स द ऑफर और प्रपोजल इज कॉल्ड ऑफरर और प्रपोजर और द प्रॉमिसर, मतलब जो सबसे पहले ऑफर करता है, जहां से ऑफर निकलती है, जो सबसे पहले प्रपोज करता है, वो प्रॉमिसर हुआ, प्रपोजर हुआ, ऑफरर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं मैं अपना हॉर्स आपको 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो सबसे पहले किसने अपनी इच्छा जताई? मैंने। तो आई एम द प्रॉमिसर। फिर प्रॉमिसी की डेफिनेशन क्या है? पर्सन हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल और ऑफर्स इज एसेंट देयर टू इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। मतलब कि जो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना हॉर्स आपको 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं।
तो अगर आप बोलते हैं हाँ मुझे मंजूर है, तो आप अब जो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं आप प्रॉमिस सी बन गए। तो जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिस सर हुआ, जो प्रॉमिस रिसीव कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिस सी हुआ। ऑफर में ऑल्सो भी मेड टू, मैं जैसे बता चुका हूं कि आप किसी काम को नहीं करने के लिए भी ऑफर कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए प्रोमिस टू बी ₹100 a month प्रोवाइडेड बी डज नॉट प्लेस तबला एवरी नाइट, दिस इज अ वैलिड प्रपोजल। अभी आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, तो करेक्ट, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल प्रपोजल्स और प्रोमिस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए। इट इज अ वैलिड प्रपोजल बट इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट येट। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो में जो बाकी का पार्ट हम सीखेंगे दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि व्हाट आर द एसेंशियल, अगर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछते तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड प्रपोजल आ जाता है। तो वो देख लेते हैं किस किस चीजों से एक प्रपोजल वैलिड प्रपोजल बनता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रपोजल का जो मतलब हुआ, इट शुड बी बियॉन्ड मियर विलिंगनेस। मतलब कि मैं सिर्फ अगर अपनी इच्छा जताऊं, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना घोड़ा आपको 10,000 रुपए में बेच दूं, दिस इज नॉट अ प्रपोजल। इट शुड बी बियॉन्ड दिस। ये इच्छा से या विलिंगनेस से इट परे होना चाहिए, इससे आगे होना चाहिए। इट शुड बी इन द नेचर ऑफ अ रिक्वेस्ट, कि मैं आपको एक क्लियर कट आपको एक रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, देन इट इज अ प्रपोज। नाउ प्रपोजर जो होता है, ही और शी कैनॉट डिक्टेट टर्म्स। मतलब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसी कंडीशन पे मुझसे सामान लेना पड़ेगा, इसी कंडीशन पे आपको मुझसे माल लेना पड़ेगा, वो नहीं डाल सकते। यू कैन पुट सम कंडीशंस, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है, बट यू कैन नॉट डिक्टेट। आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होना ही चाहिए, नहीं तो इट विल बिकम इनटू कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम प्रपोजल की बात करते हैं, नाउ हम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब जब हम प्रपोजल की बात करते हैं, इट इज मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। आप अगर किसी को भी प्रपोजल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए प्रॉमिस टू गिव बी ₹500 एज अ बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, एक ए ने अपने दोस्त को बोला कि मैं तेरे बर्थडे पे ₹500 का तुझे गिफ्ट दूंगा। तो ए अब फेल टू फुलफिल इस प्रॉमिस, वो नहीं देता है। तो बी इस बात पे कोई केस फाइल नहीं कर सकता कि भाई आपने एक लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की। अभी बार बार इस कोर्स के दौरान मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि भाई अगर मेरा दोस्त मुझे घर पे खाने पे बुलाता है और मैं उसके घर पे डिनर पे नहीं जाता हूँ, तो वो मेरे पे केस नहीं कर सकता। तो आपको ये बड़ा बचकाना एग्जाम्पल लगता होगा, बट दिस इज, आपको जान के हैरानी होगी कि दिस इज अ डिसाइडेड केस। कलाई हल्दर वर्सेस शेख का ये केस था। इस केस के अंदर यही बात हुई थी कि अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को डिनर पे बुलाता है और वो फ्रेंड अगर नहीं जाता है, तो उसके लिए नॉन कंज्यूम फूड के लिए ऊपर केस नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल ओनली। तो देर इज नो प्रपोजल, प्रपोजल, देर इज नो ऑफर, दैट मीन्स देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देर इज नो एसेंशियल एलिमेंट। तो कई बार इस तरह के वियर्ड केसेस भी होते हैं। नाउ mere statement of intention do not constitute an offer। पहले हमने क्या बोला कि खाली मैं अपनी इच्छा जता रहा हूं, वो तो प्रपोजल है ही नहीं। बट अगर मैं अपने इवन अपना इंटेंशन व्यक्त कर रहा हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि दैट मैं आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई हॉर्स टू यू फॉर ₹10,000, व्हाट डू यू थिंक, तो वहां पे मैं कहीं ना कहीं आपको इंटेंशन बता रहा हूं, बट अभी तक दिस इज नॉट a clear or direct offer, this is not a clear direct proposal, I am kind of making an invitation to offer। इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अपनी प्राइस लिस्ट अपने कस्टमर्स को देती है, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ है, कोई कैटलॉग आप देखते हो, कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि भाई ये जो बुक है आप ₹450 में बाय कर सकते हैं। तो बुक लिखा हुआ है कि क्या बेचना है वो लिखा हुआ है, उसकी प्राइस लिखी हुई है, बट इट इज नॉट अ प्रपोजल, इट इज एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, कि आप आके बताइए कि आप उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। इसमें कई बार एग्जाम्स के अंदर छोटे से केस लेट के अंदर या केस स्टडी के अंदर या ट्रू और फॉल्स के अंदर पूछते हैं कि अगर किसी स्टोर के अंदर, अभी आप अगर अहमदाबाद के अल्फा वन मॉल में, अहमदाबाद वन मॉल में जा रहे हैं, तो वहां पे अगर एक टी शर्ट पड़ी, ठीक है, जो मैनेक्विन होता है विंडो डिस्प्ले के अंदर, जो मैनेक्विन है, मैनेक्विन ने एक टी शर्ट पहनी हुई है और उसके बाजू में उसकी प्राइस लिखी हुई है कि दिस टी शर्ट इज वर्थ ₹500, उसकी प्राइस लिखी हुई है। तो इज इट एन ऑफर? दिस इज नॉट एन ऑफर।
इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मतलब कि अगर आप दुकान में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे वो टी शर्ट चाहिए, तो शॉपकीपर बोलता है कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मेरे पास ये इकलौता पीस था, अभी वो मेरा विंडो डिस्प्ले पीस है, आई कैन नॉट सेल दिस पीस टू यू, मेरा नया स्टॉक आएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि नहीं, आपने मुझे प्रपोजल दिया था, आपने मुझे एक ऑफर दिया था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया और आपको कंपलसरी मुझे बेचना ही बेचना पड़ेगा। नहीं, दिस इज नॉट एन ऑफर। इट वॉज सिंपली एन इन्विटेशन टू ऑफर वेयर बाय यू कैन गो एंड एक्सप्रेस यू। इस केस में प्रपोजल आप देंगे, आप दुकान में जाके बोलेंगे मैं ये टी शर्ट खरीदने में इंटरेस्ट हूं, विल यू सेल इट टू मी। तो प्रपोजल कहां से आ रहा है? प्रपोजल कौन है? आपसे स्टार्ट हो रहा है। सो इवन कोई प्राइस लिस्ट होती है, कोई रेस्टोरेंट में अगर मेन्यू कार्ड पड़ा है, तो दैट मीन्स आप कई बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे पनीर मखनी खाना है, तो उस दिन आपको रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि सर पनीर अवेलेबल नहीं है। तो आप उस बात पे केस नहीं कर सकते कि फिर आपने लिखा क्यों है मेन्यू के अंदर, आपने तो ऑफर मेक किया है। द रेस्टोरेंट हैज सिंपली शोड देयर इंटेंशन कि भाई आप यू मेक एन ऑफर सो दैट वी कैन सेल इट टू यू। सो इसलिए वहां पे भी ऑर्डर आप देते हैं। इवन जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर होते हैं, दीज टेंडर्स आर सिंपली एन इनविटेशन टू ऑफर के इस रेट पे मैं काम करने को तैयार। ओके, इस बात का ध्यान रखना। एक लैंडमार्क केस इधर मैं आपको समझा देता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज, अगर आप ये केस, हाँ, केस स्टडी को भी एग्जाम में कैसे लिखें, तो नॉर्मली आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो हर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस। और जीटीयू के अंदर, खासकर मैं गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपको डायरेक्ट केस स्टडी, मतलब ऐसे केस एग्जाम में नहीं आएगा कि हार्वी वर्सेस फेसी का केस एक्सप्लेन करो, या फिर मजदूर यूनियन वर्सेस शुगर मिल्स का केस आप एक्सप्लेन करो। ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं आएगा, वो एलएलबी के या एलएलएम के एग्जाम्स में आता है कि जहां पे आपको केस, सिर्फ केस का नाम दिया होता है और आपको फैक्ट्स एक्सप्लेन करने होते हैं। जहां तक मुझे पता है एमबीए के अंदर ये नहीं होता। पर आपको क्या है कि जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक के अंदर 4-5 केस स्टडीज है। उसमें से अगर आप एक छोटा सा केस का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दिखाया कि भाई अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के घर पे खाना खाने नहीं जाता है तो ये फैक्ट कौन से केस में दी हो, तो सिर्फ इतना लिख दीजिए, कलाई हलदर वर्सेस शेख, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। सिमिलरली अब आप ये इंटेंशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये हार्वी वर्सेस फेसी, ये लैंडमार्क केस है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ मूविंग ऑन, लेट मी एक्सप्लेन यू द केस ऑफ हार्वी वर्सेस फेसी। इसमें क्या था, देयर वाज दिस पर्सन, देयर वाज दिस जेंटलमैन नेम हार्वी। उसने फेसी को टेलीफोन किया और पूछा कि आपका जो बम्पर हॉल पेन है वो आप बेचने को तैयार है? उसका एक पेन होगा, बम्पर हॉल पेन है, वो आप बेचने को तैयार है? और अगर हाँ आप बेचने को तैयार है तो किस कीमत पे? तो देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कीमत आ गई, कंसिडरेशन आ गया। फेसी हार्वी को बोलता है, उसने ये नहीं बोला कि मैं आपको बेचने को तैयार हूं कि नहीं, उसने सिर्फ इतना बोला कि मेरे बम्पर हॉल पेन की लोएस्ट प्राइस है वो $900, $900 है। ही डिडंट स्टेट, उसने ये स्टेट नहीं किया वेदर ही इज विलिंग टू सेल दैट एट प्राइस। उसने ये नहीं बताया कि वो इस कीमत पे आज या कभी भी बेचने को तैयार है कि नहीं है। उसने सिर्फ इतना बताया, एक फैक्ट, एक इंफॉर्मेशन दी कि मेरे पेन की लोएस्ट कीमत $900 है। हार्वी ने तुरंत एक टेलीग्राफ भेजा। पहले पुराने जमाने में टेलीग्राम आता था। उसने तुरंत एक टेलीग्राम भेजा, वो आपकी ऐप नहीं, टेलीग्राम मैसेंजर वाली ऐप नहीं जो बाकायदा डाकिए के थ्रू आप टेलीग्राम भेजते हैं, तार जिसको बोलते हैं। उसने तुरंत टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने लिखा दैट मुझे $900 पे ये बम्पर हॉल पेन खरीदना है। फेसी ने उसको जवाब नहीं दिया, फेसी डिडंट इवन बॉदर टू रिप्लाई, क्योंकि उसने बोला कि भाई मेरे को बेचना ही नहीं है। तो हार्वी वेंट टू द कोर्ट एंड ही सेड कि नहीं, मैं फेसी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करना चाहता हूं, बिकॉज मैंने इससे पूछा था कि पेन की कीमत कितनी, इसने बोला $900 है, अब मुझे ये पेन को खरीदना है। इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर वाज नो ऑफर फ्रॉम फेसी टू हार्वी। फेसी ने अपना इंटेंशन नहीं बोला था हार्वी को, वेदर वो हार्वी को $900 में पेन बेचने को तैयार है कि नहीं है। इट वॉज सिंपली एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, जहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता था अगर लॉजिकली इसको सोचे तो, जैसे फेसी ने बताया कि मेरे पेन की लोएस्ट कीमत $900 है, तो हार्वी उसको जवाब देके पूछ सकता था, विल यू सेल दिस पेन टू मी फॉर $900? देन फेसी वुड हैव सेड yes or no. So that's why it was held that it was simply an invitation to make an offer, or it was merely a statement of intent. It was not a clear cut offer. I hope आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, जो फिर नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा प्रपोजल का, फॉर अ वैलिड प्रपोजल,
दैट इज द प्रपोजल शुड बी मेड टू अ डेफिनेट पर्सन। देखिए यहाँ पे भी वही बात आ गई कि जब मैं अपने मॉल के अंदर, अगर मैं विंडो डिस्प्ले के अंदर एक मैनिक्विन पे एक टी शर्ट डिस्प्ले करता हूं, तो आई एम नॉट डिस्प्लेइंग इट टू वन स्पेसिफिक पर्सन कि मैं मिस्टर रमेश को या मिसेस नीता को मैं ये टी शर्ट डिस्प्ले कर रहा हूं। आई एम डिस्प्लेइंग इट टू द एंटायर वर्ल्ड। सो प्रपोजल हैज टू बी मेड टू अ डेफिनेट स्पेसिफिक पर्सन। आप किसी एक व्यक्ति को आप बोलते हो कि मैं आपको प्रपोजल देना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको एक होटल का मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक होटल है, वो अपनी वेबसाइट पे, अपनी रिजर्वेशन वेबसाइट पे अगर अपने रूम्स डिस्प्ले करता है कि भाई मैं 3,000 रुपए के अंदर अपना रूम देने को तैयार हूँ पर नाइट पे, तो दैट ऑफर इज नॉट टू अ स्पेसिफिक पर्सन। तो इसीलिए अगर कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि मुझे इसी कीमत पर रूम चाहिए, तो होटल कैन रिजेक्ट के सर हमारे पास रूम बुक है इस समय, वी आर फुल, वी डू नॉट हैव एनी ऑक्यूपेंसी, और द होटल में रिफ्यूज कि हमको इस रेट पे नहीं देना। वहीं पे जब एक स्पेसिफिक पर्सन एक स्पेसिफिक होटल को अप्रोच करता है कि मुझे इस कीमत पे आपसे रूम चाहिए, देन इट इज द स्पेसिफिक पर्सन इज मेकिंग दैट ऑफर टू अ स्पेसिफिक होटल। तो इन दैट केस ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको अगर फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी है कि हु इज मेकिंग द फाइनल प्रपोजल। तो इन दैट केस then it will make a proper offer, it will constitute a proper offer, so it should be made to a definite person। मेरा हॉर्स वाला ये एग्जांपल जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं, अगर मैं मार्केट के बीच में खड़े होकर बोलता हूं कि मैं मेरा घोड़ा 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो आई एम नॉट मेकिंग दिस ऑफर टू अ डेफिनेट पर्सन, इट इज नॉट एन ऑफर। वहीं पे अगर मैं आपको बोलता हूं स्पेसिफिकली कि माय डियर लर्नर, मैं आपको अपना हॉर्स 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, देन इट इज अ वैलिड प्रपोजल। टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड एम्बिगुअस। आपको अपने ऑफर में जो कुछ भी बातें बोलनी है, आप एक साथ क्लियर कट पहले से ही बताएं। अगर आप बाद में नहीं नहीं मेरा तो ये मतलब था, मेरा तो ऐसा इंटेंशन था, मैंने तो ये बोला था, मैंने तो ऐसा सोचा था, तो वो सब अलाउड नहीं होता है। जैसे वो कार वाला एग्जांपल था कि भाई मेरे पास रेड कार है और ब्लैक कार है, मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मैंने तो ब्लैक कार की बोली थी, रेड कार की बात नहीं बोली थी। सो इट शुड नॉट इन मीन लाइक इट कैन नॉट बी लाइक दिस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी सर्टन कि मैं क्या चीज ऑफर कर रहा हूँ, किस कंडीशन पे ऑफर कर रहा हूँ, किस रेट में, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। हम ये लास्ट में एक ट्रू टेस्ट में देखेंगे भी कि ऑफर करने के बाद ऑफर को घुमा नहीं सकते। देन ऑफर मस्ट बी, क्या ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। एक्सप्रेस ऑफर तो क्लियर कट है, अगर मैं अपने मुंह से या लिख के रिटर्न या ओरल फॉर्म में अगर आपको कोई ऑफर दे रहा हूं तो ठीक है। इम्प्लाइड ऑफर क्या हुआ, वही वाली बात जो मैंने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति बस के अंदर चढ़ रहा है, तो इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर कि वो बस वाले को ऑफर कर रहा है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जा। सो इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर इवन दो देयर वाज नो वर्ड स्पोकन। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि नो सूनर अ पर्सन परचेजेस अ टिकट, जैसे ही वो टिकट खरीदता है, he accepts the offer of a railway company to carry persons or goods from one place to the another। मतलब कि अगर एक व्यक्ति रेलवे का टिकट खरीदता है, तो रेलवे वाले मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई हमने तो आपको टिकट बेचा ही नहीं था। ये आप बात कर सकते हैं कि स्पेसिफिक व्यक्ति को तो हमने टिकट नहीं बेचा था, बट अगर रेलवे कंपनी टिकट बेच रही है और वो एक स्पेसिफिक व्यक्ति ने वो टिकट खरीदा है, इन दैट केस that offer from the railway company, इसमें रेलवे कंपनी ऑफर कर रही है बिकॉज इट इज सेलिंग अ स्पेसिफिक टिकट फॉर अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो थिंग्स आर क्लियर। तो उस केस के अंदर दे विल हैव टू फेरी दैट पर्सन, तो दैट ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। नाउ ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू एन ऑफरी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और एग्जाम के अंदर इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। ऑफर जो होता है, वैलिड ऑफर जो होता है, वैलिड प्रपोजल तो होता है, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू एन ऑफरी। मैं आपको बताना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके दोस्त को बोलता हूँ कि मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरे लर्नर को ये हॉर्स 10,000 रुपए में बेच दूंगा, तो मैंने आपको ऑफर नहीं किए और आपको वाया वाया आपके दोस्त के थ्रू पता चलता है, आप मुझे बोलते हो कि सर आपने मेरे को ऑफर दिया ना 10,000 रुपए में अपना घोड़ा बेचने का, तो मैं खरीदने को तैयार हूं। नो, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, बिकॉज आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड इट टू यू, आई हैव कम्युनिकेटेड टू समवन एल्स। इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी ऑल्सो। और इसका एक पहलू दूसरा ये भी है, अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर अनलेस ही नोज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑफर। अगर आपको उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे। अब ये प्रिंसिपल आपको आमतौर पे लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइक हमको पता ही नहीं है तो हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो वहां पे ये लैंडमार्क केस आता है। ये केस आपको थोड़ा सा
झंझोड़ेगा भी, थोड़ा सा आपको सोचने पे भी मजबूर मजबूर करेगा। और हम जब क्लासरूम में डिस्कस करते हैं ये केस, तो हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर गलत हुआ है इस केस में। बट लॉ सही गलत की बात नहीं करता, लॉ ये बोलता है जो लिखा हुआ है, लॉ इज व्हाट इट इज। मैं हमेशा से बात बोलता हूं, तभी मुझे जॉन ऑस्टिन बहुत पसंद है। वो पॉजिटिविज्म थ्योरी बताते हैं जिसके अंदर लिखा है लॉ इज व्हाट इट इज, लॉ इज नॉट व्हाट इट ऑट टू बी। क्या होना चाहिए वो लॉ नहीं होता है, क्या है वो लॉ होता है। तो वो इस केस में आपको फीलिंग आएगी कि सर गलत हुआ है, लालमैन के साथ गलत हुआ है, गौरी दत्त को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हमेशा क्लासरूम के अंदर थोड़ा सा एक्साइटिंग हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट के किस तरह से आपको ऑफर के बारे में नहीं पता तो भी आपके साथ कैसे गलत हो सकता है। एक केस है 1913 का, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का केस है, जहां पे गौरी दत्त करके एक सेठ था, उनका नेफ्यू, उनका भतीजा भांजा जो भी था वो गुम हो गया था। तो उनका एक मुनीम था लालमैन, लालमैन करके उनका एक मुनीम था। उन्होंने उनको बोला कि जा भाई मेरे भतीजे को या मेरे भांजे को, और बार बार मुझे बोलना नहीं पड़े इसलिए इस एग्जाम्पल के लिए हम भतीजा ले लेते हैं, इंग्लिश में नेफ्यू लिखा है, अभी वो कुछ भी हो सकता है, हम भतीजा पकड़ लेते हैं कि वो जा भाई मेरा भतीजा ढूंढ के लेके आ जो घर से गुम हो गया। काफी दिन, अब ये पुराना जमाना है, 1913 का जमाना है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई लोकेशन ट्रैकिंग नहीं हो रही। उस जमाने में तो लोग घोड़ा लेके जाते थे या पैदल जाते थे, और बहुत दिन तक कोई खबर नहीं आती थी। तो कुछ 5-10 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन बीत जाते हैं, एग्जैक्टली तो मुझे भी समय पता नहीं। बट गौरी दत्त को थोड़ा सा मन में बेचैनी लगने लग जाती, अरे यार इतने दिन बीत गए, मेरा भतीजा अभी तक आया नहीं, मैं क्या करूं। तो गौरी दत्त सेठ होता है, वो अनाउंस करता है 501 रुपए का इनाम, कि भाई जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं 501 रुपए देने को तैयार हूं। अब ये इनाम की खबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इनाम की खबर लालमन को नहीं है। जो मुनीम जी गए थे लालमन, उन लोग उनको इसकी खबर नहीं थी, तो शुक्ला जी को इसकी खबर नहीं थी। बट शुक्ला जी बाय चांस उस बॉय को ढूंढ लेते हैं, सम टाइम के बाद, 15-20 दिन के बाद वो ढूंढ के उसको ले आते हैं। और जैसे ही लाके सेठ जी को देते हैं, तो शुक्ला जी के दोस्त या शुक्ला जी की मिसेज उनको बताती है, अरे शुक्ला जी, सेठ जी ने तो इसके ऊपर 501 रुपए का इनाम रखा था, वो जाके आप इनाम क्लेम कीजिए, आपको मिलना चाहिए वो इनाम। तो वो गए, तो उन्होंने जाके सेठ जी को बोला कि साहब आपने जो ये रिवॉर्ड की ऑफर की थी वो ऑफर मेरे से एक्सेप्ट हो गई, कैसे? बिकॉज यू हैड सेड कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं 501 रुपए दूंगा। तो मैंने तो वही किया, मैं आपके भतीजे को ढूंढ के लेके आया और मैंने आपको आपका भतीजा दिया। सो आई हैव एक्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय यू एंड आई हैव परफॉर्म द वर्क फॉर विच द रिवॉर्ड वाज डिक्लेयर्ड। आपने जैसे बोला था वैसे मैंने किया और वो काम पूरा किया जिसके लिए आपने इनाम रखा था। बट गौरी दत्त मुकर जाते कि भाई तुझे तो पता ही नहीं था मैंने इनाम रखा है, तुझे तो किसी और ने बताया था, अब मैं तुझे नहीं दूंगा, बिकॉज दिस ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू यू बाय मी, इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन बाय मी। तो कोर्ट में जाते हैं वो लोग। अब कोर्ट ने, इवन दो कोर्ट ने अपने हिसाब से तो बोला होगा, ये दत्त साहब ऐसे मत करो, गरीब आदमी आपका भतीजा ढूंढ के लेके आया, इसको दे दीजिए 501 रुपए नहीं तो 200-300 रुपए दे दीजिए। बट नहीं, लॉ ने क्लियर कट ये बोला दैट लालमैन कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड, कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड। क्यों? एज देर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। बिकॉज जिस समय सेठ जी ने ऑफर दी थी, लालमन हैड नो नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफर व्हेन ही फाउंड द बॉय। मतलब सेठ जी ने जब ऑफर दी थी और लालमैन जब उस लड़के को ढूंढ के लेके आया था, उस दोनों के बीच में उसको इस बात की खबर नहीं थी। सो एज द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, it was not a valid proposal. If it was not a valid proposal, it was not a binding contract. So गौरी दत्त did not have to pay anything to लालमन शुक्ला। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। मुझे पता है आपके मन में ये सवाल चल रहा है, पर सर ये तो गलत हुआ ना, एक गरीब आदमी बेचारा ढूंढ के लेके आया, सेठ जी का बेटे को, भतीजे को ढूंढ के लेके आया, उसको मिलना चाहिए ना। बट कानून ऐसा ही है, कानून सही गलत नहीं बताता, कानून सिर्फ ये बताता है कि भाई ये हमारे पास फैक्ट्स है और इस अकॉर्डिंग टू दीज फैक्ट्स ही इज नॉट लायबल टू पे द शुक्र। ये होगा आर्ग्यूमेंट, आप जब भी, अब मेरे शायद हो सकता है कमेंट बॉक्स भी मेरे साथ में भी आप डिबेट कर सकते हो, मेरे जो TMIMS के लर्नर्स है वो तो मेरे साथ क्लासरूम में डिबेट करेंगे। बट ये है, लॉ ऐसा ही है। जॉन ऑस्टिन जी ने बहुत प्यार से बोला था, लॉ इज व्हाट इट इज नॉट व्हाट इट इज ऑट टू बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ जो एसेंशियल है वैलिड प्रपोजल का, इट इज दैट ऑफर मे बी कंडीशनल। आप कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सेठ जी ये बोल सकते थे कि कोई जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को जिंदा लेके आएगा, मैं उसी को 501 रुपए लेके आऊंगा। कोई बुरी खबर लेके आएगा या कोई उनको उनकी बॉडी लेके आएगा तो मैं 501 रुपए नहीं दूंगा। ये थोड़ा सा मॉर्बिड एग्जाम्पल है, बट जस्ट यही बात चल रही थी तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ऑफर में बी कंडीशनल, बट बात क्या है, कंडीशंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। पहले से ही कंडीशन कम्युनिकेट होनी चाहिए। चलिए वही 8वें पॉइंट पे, क्योंकि एग्जाम्पल हम लेके चल ही रहे, आपके दिमाग में फ्रेश होगा। तो अब इस केस के अंदर अगर लालमैन के निकलने से पहले गौरी दत्त जी, सेठ जी अगर शुक्ला जी को बोलते हैं कि भाई अगर आप मेरे लड़के को ढूंढ के लेके आते हैं, अगर आप मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आते हैं, मैं आपको 501 रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली। शुक्ला जी जाते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भतीजा उनका ठीक ठाक नहीं होता है, मतलब वो या तो मर गया होता है या फिर उसके हाथ पैर टूट गए होते हैं, थोड़ी सी अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है। तो सेठ जी बोल सकते हैं कि भाई ये तो क्या हुआ, मेरा भतीजा तो ना मुझे जिंदा मिला या फिर ऐसी हालत में मिला है, मैं तो आपको रिवॉर्ड नहीं दूंगा। अब वो कंडीशन उन्होंने बाद में ऐड की, वो कंडीशन पहले से उन्होंने ऐड नहीं की थी। अगर उनकी कंडीशन ये थी कि मुझे जीता जागता और एकदम हड्डी पसली समेत मेरे को मेरा भतीजा चाहिए, तो ये कंडीशन पहले से देनी चाहिए थी। इवन, चलिए अगर आपको ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है तो यहाँ से निकलते हैं। इवन जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल वो हार्वी वेसी का ही अगर हम केस लेते हैं, जिसमें अगर फेसी ने अगर मान लिया होता कि मैं आपको $900 में अपना पेन बेचने को तैयार हूं, बट ओनली इफ आप मुझे अगर पूरी पेमेंट एडवांस में करें, तो दैट कंडीशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड पहले से ही, बाद में आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक सब कंडीशन, सब एसेंशियल आता है, दैट इज अ कंडीशनल ऑफर लैप्सेस व्हेन अ कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। चलिए मैं अगर आपको मेरा घोड़ा बेच रहा हूँ, वही बेचते हैं, तो मैं अगर आपको अपना घोड़ा बेच रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अपना घोड़ा आपको 10,000 रुपए में बेचने को तैयार हूँ, बट मेरी कंडीशन ये है कि मुझे 10,000 में से 5,000 रुपए आप अभी का अभी खड़े खड़े मुझे देते हैं। आप अगर ये बोलते हैं कि सर मैं आपका घोड़ा खरीदने को तैयार, मंजूर है, आई विल बाय योर हॉर्स फॉर 10,000 रुपीज, बट ये 5,000 रुपए एडवांस वाली कंडीशन मुझे मंजूर नहीं, तो अगर ये कंडीशन आपको मंजूर नहीं है तो ऑफर वहीं का वहीं खत्म हो गई। आप फिर बाद में कल को आके नहीं बोल सकते, अगर मैंने वो घोड़ा किसी और को बेच दिया तो कल को आके आप मुझे नहीं बोल सकते कि आपने तो मुझे वैलिड ऑफर किया था, नाउ हाउ कैन यू सेल इट टू समबडी एल्स। नो, द मोमेंट यू डिडंट एक्सेप्ट माय कंडीशन, दैट ऑफर वाज लैप्स्ड। लास्ट जो एसेंशियल है, दैट इज द पर्सन, जो पर्सन ऑफर मेक कर रहा है, इट शुड इंटेंड, द पर्सन मेकिंग इट शुड इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर। यही कंडीशन वाली बात, कि ऑफर का जो एसेंस है, जो ट्रू टेस्ट ऑफ ऑफर होता है वो ये होता है कि जैसे ही मैंने अपनी ऑफर आपको दी, मेरे को ये मान के ही चलना है कि आप या तो उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद मुझे कोई इफ बट नहीं करना है, मुझे तुरंत उसको एक्सेप्टेंस को मानने के लिए तैयार है। आई कैन नॉट, यू शुड नॉट रिजर्व टू हिमसेल्फ एनी फर्दर एक्ट टू बी डन इज पार्ट, अदरवाइज इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। वही वाला एग्जाम्पल कि मैं अगर आपको अपना घोड़ा बेचने को तैयार हूं और मैं आपको बोलता हूं कि भाई मैं आपको अपना घोड़ा 10,000 रुपए में दूंगा, बशर्ते आप मुझे 5,000 रुपए एडवांस दीजिए। आप उसी समय मेरी कंडीशन मान लेते हैं, उसी समय मेरी एक्सेप्टेंस मान लेते हैं और आप मुझे 5,000 रुपए देके मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं, लीजिए सर 5,000 रुपए, अब ये घोड़ा मेरा हुआ। अब उस समय मैं ये नहीं बोल सकता अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ये तो सोचने दे, मेरे को एक मिनट, 5,000 रुपए ऐसे और बाकी 5,000 रुपए तू मुझे शाम से पहले देके जाना, मैं उसके बाद एक कंडीशन नहीं डाल सकता। द मोमेंट ऑफर, आपने जो भी अपनी फाइनल ऑफर थी, जैसे ही वो सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट की, वो क्लियर कट खत्म। बट टिल द ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती है तब तक आप उसके अंदर कंडीशन मॉडिफाई कर सकते हो, ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो, इट इज अलाउड। बट वंस इट इज एक्सेप्टेड यू आर बाउंड बाय दैट ऑफर, आप उस ऑफर के साथ, जिसने ऑफर किया है, जो ऑफरर है, प्रपोजर है, वो बाउंड है। सो अगर एक वैलिड प्रपोजल को डिटरमाइन करना हो तो ये दो ऐसे टेस्ट आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर इंटेंशन, प्रपोजर का इंटेंशन क्या है। तो इट शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन, तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होती है आप इमीडिएटली उससे बाउंड होने चाहिए, एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड, आपको अब कुछ और सोचने की या कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इट शुड बी एक्चुअली कम्युनिकेटेड, चाहे रिटर्न में, चाहे ओरल में, या जैसे भी हो, इम्प्लाइड तरीके से, but it should be communicated to the person to whom it is definitely intended to be made। तो ये जो होते हैं वैलिड प्रपोजल को, उसके अंदर वो 10 एसेंशियल्स के साथ साथ ये दोनों सबसे बड़े मेन एसेंशियल्स। ठीक है, सो आई होप आपको प्रपोजल और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रपोजल और कुछ और ऑफर्स में आपको फर्क समझाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू।